नैब की साख को एक और बड़ा धचका लगा है। ब्रिगेडियर रिटायर्ड असद मुनीर की खुदकुशी ने नैब की साख और इसके रवैये पर कई सवालात खड़े कर दिए हैं। असद मुनीर ने पाक फौज में फ्राइज अंजाम दिए। वो पहले एमआई और फिर आईएसआई के सीनियर अफसर रहे। उन्होंने परवेज मुशर्रफ के दौर में नैब में बतौर डिप्टी डायरेक्टर रावलपिंडी जिम्मेदारियां अंजाम दी। 2006 से 2010 तक सीडीए में स्टेट मेंबर रहे। असद मुनीर नैब के रवैये से तंग थे, जिसका इजहार उन्होंने अपने इस खत में भी किया है, जो वो खुदकुशी से पहले चीफ जस्टिस पाकिस्तान आसिफ सईद खोसा के नाम छोड़ गए हैं। इस खत में असद मुनीर ने खुदकुशी का जिम्मेदार नैब के तज़ीक आमेज रवैये को करार देते हुए लिखा है कि वो इस उम्मीद पर जान दे रहे हैं कि चीफ जस्टिस नैब को ठीक करेंगे कि नैब लोगों की इज्जत से ना खेले। उन्होंने लिखा कि वो इसलिए खुदकुशी कर रहे हैं कि मीडिया के सामने हथकड़ी लगाकर परेड किए जाने की शर्मिंदगी से वो बच सकें। नैब ने पिछले 1 साल के दौरान इनके खिलाफ 5 मुख्तलिफ तहकीकातें शुरू की। नैब ने जो प्लॉट बहाल करने के इल्जाम में इनके खिलाफ रेफरेंस दायर किया, वो प्लॉट उन्होंने नहीं बल्कि इनकी सिफारिश पर चेयरमैन सीडीए ने बहाल किया था। उन्होंने ये शिकवा भी किया कि इनसे जो लोग तफ्तीश करते थे वो बददिमाग थे, उन्हें अपना काम नहीं आता था, वो सरकारी इदारों के काम करने के तरीकेकार से भी वाकिफ नहीं थे। वाज़ेह रहे कि नैब ने असद मुनीर के खिलाफ सीडीए में इख्तियारात के नाजायज इस्तेमाल के इल्जाम में तहकीकात शुरू कर रखी थी। इन पर 2008 में इस्लामाबाद के सेक्टर F11 में प्लॉट बहाल करने का इल्जाम था। कल नैब के एग्जीक्यूटिव बोर्ड के इजलास में असद मुनीर के खिलाफ रेफरेंस दायर करने की मंजूरी दी गई थी। ये बड़ी अहम बात है कि जिस वक्त उन पर केस बनाया गया था, उस वक्त कमर जमान चौधरी चेयरमैन नैब थे, और जब इनका नाम ईसीएल पर डाला गया था उस वक्त एहसन इकबाल वजीर दाखिला थे, जिससे यह जाहिर होता है कि वो नैब के मौजूदा सेटअप के साथ साथ नैब के पिछले अफसरों से भी परेशान थे। ब्रिगेडियर रिटायर्ड असद मुनीर ने अपने खत में नैब के खिलाफ जो चार्जशीट पेश की है और नैब के तर्ज अमल पर जो एतराजात उठाए हैं, इस किस्म के शिकवे शिकायत हुकूमत और अपोजिशन से पहले भी आ चुके हैं। वजीर आजम इमरान खान ने नैब के तर्ज अमल पर तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार करते हुए कहा था कि उन्हें नैब के खिलाफ बहुत शिकायतें मौसूल होती हैं। जो ब्यूरोक्रेसी की जो मुझे कंप्लेंट्स आई, मैंने चेयरमैन नैब से बात की इसके ऊपर कि हमारी ये आप किसी सूरत हमारे कोई भी ब्यूरोक्रेट के ऊपर अगर आप इन्वेस्टिगेशन भी करनी है तो उसको किसी सूरत उसको ह्यूमिलिएट ना करें, जलील ना करें। हम इंश्योर करेंगे कि आपके ऊपर किसी तरह का गलत प्रेशर ना पड़े। मुबैना तौर पर नैब के रवैये से तंग आकर असद मुनीर की खुदकुशी के बाद नैब की तजलील आमेज रवैये के खिलाफ दबाव बढ़ता जा रहा है। हम अपने शोज में नैब के तजलील आमेज रवैये पर बार बार सवालात उठा चुके हैं। नैब को किसी की पगड़ी उछालने का इख्तियार नहीं होना चाहिए, ये बात हमसे बार बार कही गई है। इसलिए ये जरूरी है कि नैब अपने गिरेबान में झांके, अपने तर्ज अमल पर नजरसानी करे, ताकि इसकी गिरती साख को दोबारा बहाल किया जा सके। असद मुनीर की खुदकुशी और नैब के तर्ज अमल पर बात करने के लिए हमारे साथ द न्यूज के सीनियर सहाफी उमर चीमा मौजूद हैं। उमर चीमा साहब, बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। हम सबके लिए बहुत शॉकिंग था जब आपने अपने ट्विटर अकाउंट पे ये सुसाइड नोट पोस्ट किया और हमें पता चला कि सुसाइड की है असद मुनीर साहब ने। आपकी उनकी फैमिली मेंबर्स से भी आज मुलाकात हुई है, क्या कह रहे हैं फैमिली मेंबर्स? कब से वो परेशान थे, कब से उनको ये दबाव था नैब की तरफ से? क्योंकि मैंने उनका अपना सोशल मीडिया अकाउंट देखा है, वहां पर उन्होंने कोई नैब के प्रेशर का जिक्र नहीं किया, ना उन्होंने मीडिया पे कभी जिक्र किया। फैमिली मेंबर्स क्या कह रहे हैं उनके? देखें, ये जो इंक्वायरी है ये तो 2008 से शुरू हुई, ये सीडीए में 2006 से 2008 तक रहे हैं। उसके बाद यानी इशू क्या था कि एक प्लाट की बहाली का इशू था, जो कि सीडीए की एक अपनी पॉलिसी थी और इनकी सिफारिश थी, यानी कि ये मेंबर स्टेट थे उधर, और इन्होंने एक सिफारिश की जी कि जो हमारी पॉलिसी है उसके मुताबिक ये बहाल हो जाना चाहिए, तो लिहाजा कर दिया जाए। तो जो अप्रूविंग अथॉरिटी है जिसने आगे करना होता है वो चेयरमैन सीडीए होता है। उस पर इंक्वायरी शुरू हुई, पहले इनको एज आ गवाह उसमें बुलाते रहे, फिर बाद में कोई हरासमेंट शुरू हो गई, कोई एक FIR हुई, इनका नाम ECL पे डल गया, उस FIR में इनका नाम भी नहीं था, नहीं, लेकिन ECL में उस FIR की बुनियाद पर डल गया। फिर ये सेक्रेटरी इंटीरियर को रिव्यू के लिए अपील करते रहे, उन्होंने अपील ही कोई नहीं, उसको एंटरटेन ही नहीं किया। तो इस तरह कुछ 1.25 साल, तो ये 2017 से ऑनवर्ड, कोई नवंबर 2017 से ऑनवर्ड कुछ 1.25 साल ये ECL पे रहे हैं। तो अब ये है कि जिस तरीके से अब ये रेफरेंस की खबर आई, तो एक जो मैं ज़ाती तौर पे भी जानता हूँ और हर वो आदमी जो कि ब्रिगेडियर असद मुनीर को जानता है वो उनके बारे में ये बता सकता है। किसी जगह पे भी अगर किसी का सीडीए में वास्ता पड़ा, या पहले इत्तेफाक की बात है कि ये नैब के डिप्टी डायरेक्टर जनरल इन्वेस्टिगेशंस भी रह चुके हैं, वो भी रहे, नैब में भी रहे। तो ये बड़े इंटेग्रिटी वाले, बड़े ईमानदार किस्म के आदमी थे। यानी कि आप इनके अगर घर जाएँ या इनकी अगर कोई गाड़ी देखें, कोई आपको लगता नहीं कि इस आदमी ने कोई पैसा बनाया होगा। तो मेरे ख्याल वो इस वजह से ज़्यादा वो दिल बर्दाश्ता हुए हैं
तो उमर चिमा साहब, क्या फैमिली मेंबर्स ने ये बताया है कि कल एग्जीक्यूटिव बोर्ड ने जब ये कहा कि इनके खिलाफ रेफरेंस भी बनाया जाएगा, उसके बाद उनके ऊपर दबाव ज्यादा बढ़ा और ज्यादा प्रेशर वो महसूस कर रहे थे? ये मेरी उनके दोस्तों से भी बात हुई है, फैमिली से भी बात हुई है, कोई दोस्त अखबाब से जिक्र करते रहे हैं। जिस तरह होता है ना कि जैसे आपको लगे कि ये फ़लाँ आदमी जो है मेरी इस सिलसिले में कोई हेल्प कर सकता है तो आप उनसे बात करें, हर एक से बात ना करें। तो इस तरह का था। और फिर ये है कि जैसे दरमियान में कभी डिप्रेशन ज़्यादा हो जानी, पहले आपको लगता है एक ऑप्टिमिज़म होती है कि शायद जो है यानी कि मुझे इसमें से वो क्लियर कर दें क्योंकि मेरा कोई ऐसा कोई रोल ही नहीं है। और लेकिन जब वो चीज़ हो जाए तो फिर एक तरह से आपको जो एक चीज़ आपके ज़हन में किसी जगह पे एक खौफ रहता है, वो एक डिप्रेशन, एक अटैक की शक्ल में आप पर आती है। तो ये गुज़श्ता रात इन्होंने पहले कोई 10 बजे किसी अपने एक दोस्त से भी बात की है, तो जो मुझे उनकी बातों से लगा कि शायद कि मुझे कहीं गिरफ़्तार ना कर लें। और फिर ये है कि मैं लोगों को क्या जवाब दूंगा, मैंने तो कुछ किया भी नहीं है। और मैं ऑलरेडी जो है मेरी 68 साल उम्र है, तो हो सकता है कि अगले 10 साल जो है मैं ये नैब की इंक्वायरी ये जेलों में ही मेरे गुजर जाएं। एक तो ये कि वो अपने आप को बेगुनाह समझते थे, दूसरा उन्होंने ये भी अपने इस खत में लिखा है कि जो एटीट्यूड था नैब ऑफिशियल्स का, बहुत ही रूड और एरोगेंट एटीट्यूड था। तो इस बात को फैमिली ने भी इंडोर्स किया है कि इस वजह से वो बहुत परेशान थे। अच्छा देखें, उन्होंने इस चीज़ को क्वालिफाई किस तरह किया है। एक होता है कि मेरा किसी एक महकमे से साथ ताल्लुक़ ना हो तो मुझे लगे कि शायद मेरे साथ उनका रूड एटीट्यूड, वो उन्होंने क्वालिफाई किया है कि मैं खुद भी डिप्टी डायरेक्टर जनरल इन्वेस्टिगेशन नैब का रह चुका हूँ जी। तो लिहाजा एक क्वालिफाइड ओपिनियन है कि इस तरह का एटीट्यूड नहीं होता, या हम नहीं इस तरह का करते रहे जिस तरह इन्होंने किया है। और उनकी इस मामले में भी ईमानदारी देखें, उन्होंने कहा है कि एक ऑफिसर के अलावा उन्होंने कोई ऐसी स्वीपिंग स्टेटमेंट भी नहीं दी। उन्होंने कहा कि एक ऑफिसर ठीक था, दूसरे जो हैं उन्होंने मुझे हरास करने की कोशिश की, मेरी इंसल्ट करने की कोशिश की है। तो ये तो है, यानी कि ओवरऑल अब ये होता है कि हर आदमी का एक डिफरेंट स्टेमिना होता है। कोई जो पॉलिटिशियन होते हैं वो अनफॉर्चुनेटली वो इतना ज़्यादा एक पब्लिक के सामने उनका एक्सपोजर होता है, उन पे इल्ज़ामात भी लगते रहते हैं, वो ओवर द टाइम कोई आदि भी हो जाता है। फैमिली से भी मुलाकात हुई, आप इसको बेहतर बता सकेंगे। सोशल मीडिया पे कई सवालात इनके सुसाइड नोट को भी लेकर हो रहे हैं कि एक तो ये बाकायदा प्रिंटेड है, प्रॉपर्ली फॉर्मेटेड है, हैंड रिटन नहीं है, इस पे दस्तखत नहीं किया हुआ जहां पे उन्होंने अपना नाम लिखा है, तो इस पे भी कुछ डाउट क्रिएट कर रहे थे। लेकिन फैमिली इस बात से कन्विंस्ड है कि ये जो सुसाइड नोट है ये उन्हीं का ही है और ऊपर जो 2 लाइनें लिखी हुई हैं हैंड रिटन, वो उन्हीं की राइटिंग है। देखें, पहली बात तो ये है कि हम जिस वक्त की बात कर रहे हैं ना कि जी लोग जो हैं वो हाथ से लिखते थे, आजकल तो हर आदमी कोई टाइप कर रहा होता है, कंप्यूटर पे कर रहा होता है, मोबाइल पे कर रहा होता है। और दूसरा ये है कि जो आदमी एक सुइसाइड करने जा रहा है, हम उससे इस तरह की तोक़ुआत वाबस्ता कर रहे हैं कि जैसे वो तमाम कानूनी कार्रवाइयाँ, यानी कि वो एक अपना मैसेज पहुँचाना चाह रहा है, उसको नहीं आइडिया कि मेरे साथ क्या होना है, वो तो अपनी ज़िंदगी ख़त्म करना चाह रहा है। एक इंतहाई स्टेप ताकि इससे दूसरों का फायदा हो। अच्छा, एक और बात कि एक तो ये है कि उसमें भी ये लिखा हुआ है कि उन्होंने सुसाइड की है। और एक आदमी क्या अपनी ये एक बात जो है कोई एक फैब्रिकेट करके, तो यानी कि वो अपनी ज़िंदगी पर तो नहीं खेलेगा कि लोग जो है इस चीज़ को सच माने। एक आदमी ने सुसाइड कमिट किया है, इससे बड़ा क्या हो सकता है। और दूसरी बात ये है कि उन्होंने जब लिखा है, अब ये है कि जब उन्होंने सुसाइड कमिट किया है, ऑब्वियसली उनकी वाइफ तो उनके पास खड़ी नहीं थी, तो शायद उनके ज़हन में हुआ कि ये जो नोट है ये इधर ही कहीं ना रह जाए, या आगे जो इसकी मंजिल है, लेकिन फैमिली कन्विंस्ड है, पुलिस ऑफिशियल कन्विंस्ड है कि नोट उन्हीं का ही है। नहीं, कन्विंस की क्या बात है, वो नोट इसको सुप्रीम कोर्ट में पेश करेंगे। ये फैमिली ने कहा है, उनके भाई ने कहा है कि मैं इसको खुद लेके जाऊंगा, वो पेश करेंगे कि ये हमारे पास एक अमानत है जो सुप्रीम कोर्ट के लिए हमने उधर पेश करना है। अप्रैल 2017 में इनके ऊपर नैब की इंक्वायरी का आगाज हुआ। उस वक्त जो चेयरमैन थे नैब के वो कमर जमान चौधरी साहब थे, और जब इनके पे डाला गया नवंबर 2017 में, जिसके बाद ये कह रहे हैं कि मैं बार बार मिनिस्ट्री को लिखता रहा कि मेरे ऊपर तो एफआईआर भी नहीं है, मेरा नाम क्यों डाला है। उस वक्त एहसन इकबाल इंटीरियर मिनिस्टर थे, जिससे ये बात साबित होती है कि सिर्फ ये मौजूदा सेटअप से परेशान नहीं थे, जो पिछला सेटअप था नैब का उससे भी ये परेशान थे। अच्छा, उसमें एक तो बात यह है कि वो ओवरऑल एक ब्यूरोक्रेसी की भी बात कर रहे हैं, दूसरा ये है कि हम भी इसी मुआशरे में रहते हैं। अगर यानी एहसन इकबाल साहब हों या इमरान खान साहब हों, अगर कोई किसी का जानने वाला है, किसी की अप्रोच है तो उसकी बात सुनी जाती है। अगर किसी का इस लेवल पे कोई डायरेक्ट अप्रोच नहीं है तो वो बेचारे इसी तरह ख्वार होते रहते हैं। तो लिहाजा ये एक ओवरऑल हमारे एक जो ब्यूरोक्रेसी है, जिस तरीके से हमारी एक सरकारी काम होते हैं और जिस तरीके से हम इनडिफरेंट होते हैं कि एक आदमी एक कोई नाजायज़ तौर पे कोई सफ़र ना कर रहा हो, वो एक ओवरऑल हमारे एक सिस्टम की एक अनफॉर्चुनेट एक स्टोरी है। यानी कि वो मेरे ख्याल ये हुकूमतों से हट के एक सिस्टम की जो एक मेल फंक्शनिंग है उसकी अक्कासी करती है। अब ये बड़ी अहम बात इसलिए है क्योंकि वज़ीर आज़म इमरान खान हो, उनकी हुकूमत के लोग हों, अपोजिशन के लोग हों,
प्रोफेसर्स हों, ये सब शिकायत कर चुके हैं जिस तरीके का रवैया, एटीट्यूड होता है, तज़ीक आमेज होता है, तजलील की जाती है, इंक्वायरी स्टेज पर अरेस्ट करने के पावर्स हैं और इसके बाद जो तरीका होता है उन मुल्जिमान के साथ, उस पर सब शिकायत कर चुके हैं। अब ये नोट है चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के लिए, आपके ख्याल में इस पर कोई एक्शन लिया जाएगा या नैब चेयरमैन खुद इसको देखेंगे, उसकी तहकीकात करेंगे कि ये हो क्या रहा है? 2 दिन पहले बिलावल भुट्टो ने ये कहा है कि जो हुआ है आगा सिराज दुरानी साहब के घर पर, उस पर एक्शन लेना चाहिए नैब चेयरमैन को, वरना हम खुद एक्शन लेंगे। देखिए, पहली बात तो ये है कि जो एक रूल्स ऑफ बिजनेस है उसके मुताबिक एक कोई सरकारी ऑफिसर होता है, उसको ये प्रोटेक्शन होती है। अगर आप लोगों को इतना अलाउ नहीं करेंगे कि वो अपना माइंड इस्तेमाल कर सकें, तो फिर आप जो है या तो शदाला पीर के चूहे बिठा दें। ठीक है, एक आदमी है यानी कि वो कहता है ये रूल्स हैं, आपने क्या मैसेज, इससे क्या मैसेज गया है कि एक आदमी इस चीज़ पर इंसिस्ट कर रहा है और उन्होंने चीफ जस्टिस को लेटर में भी लिखा है कि अगर आपको लगे कि मैं इसमें क्लियर होता हूं तो मेरा नाम क्लियर कर दिया जाए, मेरी ये इसमें कंडीशन है, मैंने ये किया, रूल्स के मुताबिक किया है। और दूसरी बात यह है कि अगर किसी ने रूल्स की वायलेशन भी की है, कोई खिलाफ वर्जी हुई है, तो रूल्स ऑफ बिजनेस ये कहते हैं कि उस सरकारी अफसर का पहले एक आप डिपार्टमेंटल इंक्वायरी हो, अगर उसका गिल्ट इस्टेब्लिश होता है तो फिर आप उसको नैब के हवाले करें। इधर क्या है, इवन जो है यानी कि मिनिस्टर हो, कोई ब्रोकरेट हो, जो भी हो, उधर नैब जो है वो इंटरवीन करती है, इधर जो है कोई इस तरह का कोई अपने ही जो बनाए हुए रूल्स हैं उनकी वायलेशन होती है। बहुत बहुत शुक्रिया उमर चीमा साहब। Watch your favorite Jio TV shows and programs anywhere, anytime. Only on Sling TV. Enjoy the freedom of no long-term contract and free 8-day replay, making your favorite shows available for 8 days after they air. For more details, visit sling.com.